हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग क्षितिज भाग एक क्लास 9 का काव्य खंड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कबीर, रसखान आदि को पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना था चैप्टर 12 माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने लिखा है कैदी और कोकिला। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसकी अच्छे से इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी चैप्टर की व्याख्या अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो कैदी और कोकिला चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म जरूर याद रखेंगे, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। प्रभा पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया था। तो कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। 1889 में जन्म होता है और 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा किसे कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये जो रचना लिखी इन्होंने, इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला, ये कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो कवि जेल में है, उदास है, वो अपने जो मन का दुख है और असंतोष है उसको व्यक्त कर रहा है। आक्रोश के माध्यम से वो व्यक्त कर रहा है। कहता है कि ये समय जो है क्या है? ये मधुर गीत गाने का नहीं है। कोयल को संबोधित करते हुए यह वो कह रहा है कि ये मुक्ति का गीत सुनाने का समय है, ना कि मधुर गीत गाने का है। तो जब कोयल को प्रतीक बना करके वो कोयल से पूछता है, प्रश्न उससे कर रहा है, वही इसमें इस कविता में चित्रित किया गया है। चलिए कविता को हम पढ़ते हैं। कैदी और कोकिला, कैदी और कोयल। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम अर्धरात्रि में, आधी रात में क्या गा रही हो? क्या गाती हो तुम? क्या गा रही हो? क्यों रह रह जाती हो? कोयल, कोकिल बोलो तो। और गाते गाते अचानक में बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो? रह रह यानी रुक रुक क्यों जाती हो? गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो? हे कोयल बोलो तो, बतलाओ तो।
संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो? किसका संदेश लेकर आई हो? क्या गा रही हो कोयल? बोलो तो, बतलाओ तो, कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इन पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने इन जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर, ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में, दीवारों के अंदर डाकुओं, चोरों और लुटेरों के डेरे में हमें रख रखा है। उनके साथ हमें रखा हुआ है। इस अंधकार में जगह में डाकू, चोर, बटमारों, बटमारों क्या होता है? लुटेरे, जो राह में लूट लेते हैं, लुटेरे। ऐसे लोगों के बीच में, डेरे में हमें रख रखा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर हमें पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हर समय हमारे ऊपर उनकी कड़ी निगरानी रहती है हमेशा। और हमें मरने भी नहीं देते हैं, हम तड़प करके रह जाते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये हमें जीने भर के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, और चैन से मरने भी नहीं देते हैं, तड़पाते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर अब दिन और रात हमेशा इन अंग्रेजों का कड़ा पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं उसको अंग्रेजों के शासन की तुलना उन्होंने अंधकार से करते हुए कहा है कि इनकी जो है हमेशा अंधकार की तरह हम पर कड़ी निगरानी रहती है। ये अंग्रेजों का शासन जो है या फिर गहरा अंधकार का प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि अब तो चांद भी हमें छोड़कर चला गया है। हिमकर यानी कि चांद, हिमकर का अर्थ होता है चांद। अब तो चांद भी निराश करके हमें छोड़ करके चला गया है। रात भी अब अंधेरी काली हो गई है, अंधकार में हो गई है। और इस समय अंधेरी रात में कालिमा मई यानी कि अंधेरे से भरी हुई अंधकार में रात में, हे सखी तू क्यों जाग रही है? हे कोकिला, हे कोयल, सखी तू क्यों जाग रही है, क्यों बोल रही है। अगला है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। इसमें कवि कोयल से पूछता है कि तुम्हारी चीख भरी दर्द, ये चीख जो है वो दर्द भरी क्यों है? क्यों हुक पड़ी? हुक यानी क्या होता है? चीख। हुक का मतलब चीख। तुम्हारी ये जो चीख है ये दुख से भरी हुई क्यों है? वेदना मतलब दुख से, दुख से भरी हुई क्यों लगती है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई गहरा दर्द है, कोई बहुत बड़ी वेदना है। कोयल बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कवि कहता है कि तुमसे किसने क्या लूट लिया है? क्या लूटा? क्या किसी ने तुमसे कुछ लूट लिया? क्या लूट गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, बहुत मीठे स्वर में गाने वाली हे कोयल, तुम्हारा जो आवाज इतनी, तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है, मधुर स्वरों का वैभव रखने वाली हे कोकिल, तुम मीठे स्वर में गाने वाली हो, तुम्हारे स्वर में इतना दर्द क्यों है? कोयल को बेहद सुरीला गाने वाली चिड़िया माना जाता है, तो उसी को करते हुए कवि कह रहा है कि इतने मीठे स्वर में गाने वाली कोयल, तुम्हारे स्वर में इतना दर्द क्यों है? हे कोयल बोलो तो, बतलाओ तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि फिर कोयल से पूछता है कि हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो? बावली का मतलब पागल। क्या तुम
पागल हो गई हो जो इस अर्धरात्रि में आधी रात को तुम चीख रही हो, आधी रात को तुम बोल रही हो, यहाँ आकर के चिल्ला रही हो कोयल, बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, या फिर तुमने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। दावानल, जंगल में आग जो लगती है उसी को कहते हैं दावानल। या फिर तुमने किसी जंगल में लगने वाली आग की बड़ी बड़ी उठती हुई लपटें, ज्वालाएं देख ली हैं। हे कोकिल, बोलो तो, बतलाओ तो। आगे, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों में कवि जो है वो कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो कोयल है उसे जंजीरों में बंधा हुआ देख करके चीख पड़ी है। तो कैदी क्या कहता है, कैदी कोयल से कहता है कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, क्या तू हमें इस प्रकार जंजीरों में लिपटा हुआ नहीं देख देख पा रही है, नहीं देख सकती है। अरे यह तो एक गहना है जो हमें अंग्रेजी सरकार से मिला हुआ है, अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हमें ये गहना पहनाया हुआ है। हथकड़ियां क्यों, तो ये देख नहीं सकती कि हमने ये हथकड़ियां क्यों पहनी है, हमें जंजीरों में क्यों लिपटाया गया है। अरे नहीं, ये जंजीरें नहीं है, हथकड़ियां नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटिश सरकार ने हमें गहना पहनाया हुआ है, उनके द्वारा हमें ये गहना दिया गया है। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान। अब तो कोल्हू की जो चलने की आवाज भी है वो हमारे जीवन की प्रेरणा बन गया है, प्रेरणा संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे तान, गिट्टी यानी पत्थर, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, पत्थरों पर अपनी उंगलियों से, पत्थरों को तोड़ते तोड़ते हमारी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने निकल रहे हैं। हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरखा चला चला करके। मोट क्या होता है, मोट होता है जो कोल्हू की एक रस्सी होती है, जिसको रस्सी होती है जिसको कुएं में लगा करके पानी खींचा जाता है, उसे मोट कहा जाता है। तो कवि कह रहा है कि हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर चरखा चला चला करके ब्रिटिश सरकार की अकड़ का जो कुआं है वो खाली कर रहे हैं। तो जैसे मोट की रस्सी कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है और कुएं को खाली किया जाता है, उसी तरह से कवि क्या कह रहा है कि हम ब्रिटिश सरकार की अकड़ को का जो कुआं है वो खाली कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इतना जो कष्ट सह रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं और भूखे रह रहे हैं, अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ क्या होगी, उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर आत्मबल आ रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम हमें रात में सांत्वना देने आई हो, हमें ढाढ़स बंधाने आई हो, पर तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने हम पर गजब ढा दिया है। तुम हमें सांत्वना देने आई हो और ये रुलाने वाली आवाज में जो तुम्हारी दर्द भरी चीख है, ये हमें गीत सुना रही हो, और तुम्हारे इस दर्द भरे स्वर ने हमारे ऊपर गजब ढा दिया है, हमें हमारे मन को व्याकुल कर दिया है। आली का मतलब क्या होता है, सखी। हे कोकिल सखी, तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है, यानी मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हैं कि हे सखी, इस सन्नाटे में, शांत समय में मतलब इस सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात में अंधकार को बेध करके, इस अंधेरी रात को, अंधकार को बेधना, बेध करना का मतलब क्या होता है, चीरना, अंधकार को चीर करके तुम क्यों रो रही हो। कवि कहता है कि हे सखी, इस सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को चीर कर तुम क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। या फिर
ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर, जो लोग इस रात में सोए हुए हैं, इन लोगों को जगाकर उनके मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही हो। चुपचाप मधुर गीत में विद्रोह के बीज बो रही हो इस तरह से। कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, जिस तिस पर है गाली ऐला आली। यहाँ पर जो कवि है वो कालेपन की तुलना किससे कर रहा है? जेल की जो अन्य चीजें हैं, जेल में जो अन्य चीजें हैं उनसे कालेपन की तुलना करते हुए कहता है कि हो हे कोयल, काली तू, जिस तरह से तू काली है उसी तरह से ये रात भी काली है, रजनी भी काली, ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी शासन का जो कार्य है, काम काज है, उसकी जो सोच है, काली लहर, उसकी जो सोच है, उसकी जो कल्पना है, वो भी काली है। अंग्रेजी सरकार के जो कार्य है, उसकी जो कल्पना है, वो सब काली है। मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस ये काल कोठरी में रखा गया हूं, जिसमें मैं बंद हूं, वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, यहाँ पर जो टोपी और कंबल, कमली का मतलब क्या होता है? कंबल। यहाँ पर जो टोपी और कंबल मुझे पहनने को मिला है वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरी जो लोहे की जंजीर है जिससे मुझे बांधा गया है, या जो हथकड़ियां मुझे पहनाई गई हैं लोहे की, वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ लाली। कवि कहता है कि हे सखी, इस अंधेरी काली रात में जो आवाज आती है, हुंकार आती है किसकी? पहरेदार की। जो रात को आवाज आती है जागते रहो, वो हुंकार मुझे कैसे लगती है? काली सर्पिणी की फुंकार सी लगती है। ठीक, सर्पिणी, सर्पिणी की फुंकार सी मुझे प्रतीत होती है। मुझे वो भी तिस पर है गाली ए आली। तो वो जो आवाज है, वो सर्पिणी की हुंकार जो है, पहरे की आवाज, वो मुझे गाली जैसे लगती है, उसकी आवाज मुझे गाली जैसे प्रतीत होती है। हे सखी, हे कोयल। तो काले रंग को यहाँ पर क्या कहा गया है? तो यहाँ जो काला रंग दिखाया गया है सभी चीजों में, वो अपमान और निराशा और दुख का इसे प्रतीक बताया गया है। यह सारी चीजें निराशा से भरी हुई हैं, दुख का प्रतीक है ये सब। अगला है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कोयल से कि हे सखी, तुम आ, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, मदमाती मतलब अपनी इस मदहोशी में, इस काले संकट रूपी सागर में, यहाँ पे संकट रूपी सागर ही है या जहां पर तुम आई हो, है ना, जहाँ की हर चीजें काली हैं। तो इस संकट रूपी सागर में, काले संकट रूपी सागर में तुम इस मदहोशी में मरने को क्यों आई हो, मरने को उतावली क्यों हो रही हो कोयल, बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोयल तो बहुत सुरीला गाती हो। चमकीले गीत यानी कि मीठा गीत, सुरीला गीत, प्यारा गीत। कोकिल तुम बहुत सुरीला गाती हो, अपने इन चमकीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, क्यों बहा रही हो। यानी तुम अपने सुरीले गीत जो है, मीठे गीत, यहाँ पर अर्धरात्रि में क्यों गा रही हो, कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, तेरी और जो मेरी स्थिति है, तुम्हारी, तेरी और मेरी परिस्थिति जो है वो बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। कैसे? मैं तो गुलाम हूँ, जेल में बंद हूँ, और तू आजाद है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे हरे भरे पेड़ों की डाली मिली है, जहां से तू एक डाली से दूसरी डाली घूम सकती है, फिर सकती है। लेकिन मुझे क्या है? मुझे तो ये काली कोठरी नसीब हुई है, मुझे तो ये जेल की काली कोठरी नसीब है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम्हारा क्या है?
पूरे संसार भर में तुम संचरण कर सकती हो, घूम सकती हो, उड़ सकती हो, लेकिन मेरा यह केवल 10 फुट का संसार है। ये 10 बाई 10 का जो जेल की कोठरी होती है, मेरा यही संसार है। इसी काल कोठरी में मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, और रोना भी है मुझे गुनाह। तू जब गाती है तो सब क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं। और मेरा रोना क्या है, वो भी गुनाह है। मैं तो अगर रोता हूँ तब भी मुझे मार पड़ती है अंग्रेजों की। तो देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरे मेरे जीवन में इतनी विषमताएं हैं, इतनी विपरीतार्थकता है, कि इतना उलटपन है तुम्हारा और मेरे में इतनी विषमता है। तू यहाँ आकर के रणभेरी बजा रही है, यानी कि युद्ध की ललकार जो है, रणभेरी क्या होती है, युद्ध की ललकार। युद्ध की ललकार का बिगुल क्यों बजा रही हो कोयल। आगे है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कोयल से, कहता है कि हे सखी, तुम्हारी इस पुकार पर, हुंकृति क्या है, पुकार, हुंकार या ललकार जो भी कह लो, तेरी इस हुंकार पर मैं इस कविता में और क्या क्या लिखूं, अपनी कृति से, अपनी रचना में और कहूं क्या क्या लिख दूं, कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश आ जाए, देशभक्ति की भावना पैदा हो जाए। तेरी इस ललकार से, तेरी इस पुकार पर मैं इस अपनी कविता में यानी अपनी इस रचना में और क्या क्या लिख दूं कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता पाने के लिए जोश और देशभक्ति की भावना पैदा हो जाए, और क्या इस आंदोलन में वो हिस्सा ले, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मैं ऐसा क्या करूं कोकिल बोलो तो। कवि आगे कहता है कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो भारत माता को स्वतंत्र कराने का व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूं, किसके प्राणों में अमृत भर दूं। मोहन का मतलब क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, उनको कहते हैं, कवि कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो भारत माता को, अपने भारत को स्वतंत्र कराने का जो व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से मैं किसके प्राणों में अमृत भर दूं, यानी मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसा जोश भर सकूं, ऐसा क्या करूं कि इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी लोग तैयार हो जाएं। जैसे अमृत पी करके लोग अमर हो जाते हैं, आंसू का मतलब क्या है, अमृत, अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार शहीद होकर भी लोग अमर हो जाते हैं। तो मैं ऐसा क्या लिखूं अपनी रचना में जिससे लोगों में जोश पैदा हो जाए, कोकिल बोलो तो। ठीक, तो ये थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जोश भरी कविता, जो उन्होंने एक कैदी और एक कोकिला के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और ये कविता अच्छी लगी होगी। तो आप लोग क्लास को फिर मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।